अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ फायका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना ने महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। एक बार फिर बताएं आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना ने महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ने वाली। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया। इसके बाद महलिक वबा कोरोना ने मौशी हालात को मुतासर किया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की सनअत की तरक्की से वाबस्ता है। एक मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। अभी भी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर चीजें, हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। छोटे छोटे मुल्क, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है कि हमारे साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी हमारी नेबर है। हर तरह की वो कॉपरेशन के लिए तैयार है। हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी, और हर चीज जिससे हम अपनी जो हमारा मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं उनको कम करना है। अगर माशरे ने आगे बढ़ना है तो जब तक वो दुनिया को चीजें ज्यादा बेचेगा नहीं, वो आगे कैसे बढ़ सकता है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, टैक्स कल्चर लाना है तो शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमने टैक्स सबको देना है कि उसूल को अमल नहीं किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस टैक्स देकर आवाम के लिए मिसाल कायम करें। मेरे हिसाब से तो GST और इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स जो रिटर्न्स हैं उनको छापा जाए, डायरेक्टली छापी जाए, क्योंकि एक टैक्स कल्चर जो है वो हमने अगर बनाना है तो शुरुआत तो पार्लियामेंटेरियन से ही होनी चाहिए। बिकॉज हम ही कहते हैं लोगों को कि आप टैक्स दें, सब ने टैक्स देना है और देयर शुड बी नो सेक्रेट काउज। हम उसको फॉलो नहीं करते। ये विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हम लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि हम दूसरी तरीके से हम टैक्स जो इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हम उठा के फिर विदहोल्डिंग टैक्स लगा दें। तो हमारे पास दो किस्म के टैक्स होने चाहिए, एक इनकम टैक्स और एक कंजम्पशन टैक्स, जिसको आप GST या वैट कहते हैं। इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि FBR की जानिब से अराकीन पार्लियामेंट की टैक्स तफसीलात जारी कर दी गई हैं। 80 सेनेटर्स ने अपने टैक्स गोशवारे जमा कराए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2000 रुपये टैक्स अदा किया। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सोले अब्बासी से। सोले, बताइएगा किन अराकीन ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया और किन अराकीन ने कम टैक्स जमा कराया है, अपडेट कीजिए। देखिए, अगर सबसे ज्यादा टैक्स की बात करें तो 2019 में सेनेटर सलाह महमूद, जो सेनेट की कायमी कमेटी पर खजाना को भी हेड करते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया। उनकी टैक्स की तादाद 3,22,80,549 रुपए उन्होंने 2019 में जमा करवाए हैं। अगर देखा जाए तो 2019 में यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने कोई टैक्स ही नहीं जमा करवाया। इसके अलावा उस्मान बुज़दार जो वज़ीर पंजाब है, उन्होंने सिर्फ जो है 2000 का जो है वो टैक्स जमा करवाया है। और मजीद तफसीलात में बताया गया है कि FBR की जानिब से जारी दस्तावेज़ात के मुताबिक इमरान खान ने साल 2019 में 98,54,959 रुपए का टैक्स जमा करवाया है। और इमरान खान ने 2018 में कुल 2,82,000 रुपए का टैक्स जमा करवाया। FBR रिकॉर्ड में कहा गया है कि की इनकम 4,45,00,000 रुपए है। जारी दस्तावेज़ात में बताया गया है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की काबिल टैक्स आमदन 3,50,00,000 की है,
جبکہ شہباز شریف نے سال 2019 میں 71,05,000 روپے ٹیکس جمع کروایا اور 2018 میں شہباز شریف نے 97,30,000 روپے کا ٹیکس جمع کروایا۔ FBR کے مطابق 28 کروڑ سے زائد آمدنی رکھنے والے آصف علی زرداری نے 22,18,229 روپے کا ٹیکس جمع کروایا۔ آصف علی زرداری نے 2018 میں 28,91,455 روپے ٹیکس جمع کروایا تھا۔ FBR کی دستاویزات میں بلاول بھٹو زرداری۔ بہت شکریہ صالح عباسیہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ملک کی لوٹی دولت واپس لانے میں ناکام رہے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بڑا اعتراف، کہا عوام جانتے ہیں کہ احتسابی عمل پورا نہیں ہوا، یقین دلاتے ہیں اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی ہیں، امید ہے بجلی کی قیمتیں بھی نیچے آنا شروع ہوں گی۔ ہم پہ یہ تنقید ہے کہ ہم ابھی تک پیسے واپس نہیں لا سکے، جو نواز شریف اور شہباز شریف اور جو باقی زرداری صاحب نے، اومنی گروپ نے، ان میں سے بہت سارے پیسے واپس آئے بھی، لیکن اس کو جو مرکزی ملزمان ہیں چونکہ وہ باہر ہیں تو لوگ عام آدمی اس پروسیس سے مطمئن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح سے کوئی بلیک میل ہوگا اور کیسز جو ہیں ان میں ریلیف دے دیں گے، عمران خان دے دے گا یا پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ جائے گی، تو یہ تو نہیں ہونا۔ فائنانس بل ہے اس کو ہم پاس کروانے جا رہے ہیں، اس سے یہ جو ایک ڈالر وغیرہ کے ایشوز چل رہے تھے، جو مہنگا ہو رہا تھا، اس میں استحکام آئے گا۔ مہنگائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو ہم پیدا نہیں کرتے اس کی قیمت ہم طے نہیں کر سکتے، ہم تو صرف وہی چیزوں کی قیمت طے کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کی قیمت اس وقت اس ریجن میں سب سے کم ہے۔ باقی تو باہر اگر قیمت اوپر جائے گی تیل کی تو آپ کو اوپر کرنی پڑے گی، نیچے آئے گی تو آپ اس کو جو ہے وہ نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ حکومت اپنی نااہلی ماننے کو تیار نہیں، نالائق حکومت کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات بڑھی ہیں۔ آٹا، چینی اور دیگر اشیاء تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگی ہوئی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی میں نالائقوں کی بھرمار ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں حکومت بنائیں گے، سندھ میں بھی ان لوگوں کا وہی حشر ہوگا جو پختونخوا میں ہوا ہے۔ ایکسپرٹس ہیں، جو اکنامسٹ ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو IMF کی جانب سے دیا گیا منی بجٹ ہے وہ ملک دشمنی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو قانون میں ترمیم کر کے جس طرح حکومت کے کنٹرول سے نکالا جا رہا ہے وہ ملک دشمنی ہے۔ جو اقدامات اس نالائق نائل سلیکٹڈ حکومت نے کیے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی بے پناہ بڑھی ہے، بے روزگاری بے پناہ بڑھی ہے، لوگوں کے مشکلات بے پناہ بڑھے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کو خطرات ہیں۔ جو اپنی کوتاہیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے، اور وہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کو کہتے ہیں جی یہ جو ہے وہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی نے جو حشر اس ملک کے لوگوں کا کیا ہے، اس ملک کے اداروں کا کیا ہے، اس ملک کے غریب لوگوں کا خاص طور پر کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ بہاولپور کے علاقے خیرپور ٹامے والی میں مخالف سمتوں سے آنے والی 2 مسافر بسیں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں ایک پولیس ASI بھی شامل ہے۔ اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جائے حادثہ پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد سلیم سے۔ سلیم، بتائیے گا کہ کیسی حالت ہے زخمیوں کی؟ جی میم، یہ بہاولپور سے خیرپور ٹامے والی کے قریب ایک اڈا ثانی یہاں پر 2 مسافر بسوں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 6 افراد کی ہلاکت کی کنفرم خبر اور 40 سے زائد زخمی ہیں۔ مسافروں کو، زخمیوں کو DVH کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو ذرائع بتاتے ہیں کہ ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں موقع پر، پولیس ساری نفری بھی موقع پر ہے، مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد سلیم۔ آپ کو بتائیں گے بہاولپور کے علاقے خیرپور ٹامی والی میں مخالف سمتوں سے آنے والی 2 مسافر بسیں ٹکرا گئی ہیں۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔
जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं। नए कानून से शहरी आवाम के हुकूक की हक तलफी हुई है। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को फरीक बनाया गया है। मजीद जानते हैं नज़ीर मेमन की रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वकला टीम के हमरा बल्दियाती तरमीमी एक्ट 2021 के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना है। पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं। तालीमी इदारे और अस्पताल भी अपनी तहवील में ले लिए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ये एक्ट आइन से मुतसादिम है। आइन के खिलाफ वर्जी की गई है। कानून साजी की कोई लीगल हैसियत नहीं है। आज हमने एक पिटीशन फाइल की है जिसमें हमने ये सिंध लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है 2021 का, इसको चैलेंज किया है और इसमें वाज़े तौर पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये एक्ट आइन से मुतसादिम है, उसके बरखिलाफ़ है और आइन की आर्टिकल 140A की खुली खिलाफ वर्जी है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, लोकल गवर्नमेंट का काम है शहर के तमाम जरूरियात पूरी करना। रेवेन्यू कराची 67% पैदा करता है तो पाकिस्तान चलता है। लोकल बॉडीज़ का काम ये होता है, बल्दियाती इदारों का काम ये होता है, बल्दियाती हुकूमत का काम ये होता है कि जितनी भी ज़रूरियात हैं शहर की वो पूरी करती हैं। रेवेन्यू में कराची 67% कंट्रीब्यूट करता है तो मुल्क चलता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, सिंध में मरदमशुमारी कराची में कम दिखाई गई है। कराची का स्टेटस मुंबई से बड़ा है। अदालत से दरख्वास्त है इस केस को फौरी सुने और एक्ट को कालादम करार दिया जाए। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर चौथे रोज भी धरना जारी है। धरने में खवातीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं धरने में मौजूद हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली से। सज्जाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है धरने की? जी बिल्कुल, देखें आज चौथे रोज़ भी जमात इस्लामी का जो धरना था वो सिंध असेंबली के गेट के बाहर जारी है। इस हवाले से 5 वक्त की नमाज़ें भी यहाँ पर अदा की जा रही हैं और उसके अलावा इस वक्त की जो इतलात हैं, ताज़ा तरीन इतलात हैं, उसके मुताबिक जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को जो है वो कॉल भी आई है। वज़ीर इतलात जो हैं नासिर शाह, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, उनकी जानिब से जो है वो कॉल आई है और उनका कहना है कि आप यहाँ पर सर्दी में बैठे हुए हैं तो अगर आपको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत है तो बता दें, हम आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, चाय कॉफ़ी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो है इस वक्त धरना दिए बैठे हैं और जो है वो हमारा यही मुतालबा है कि ये जो बल्दियाती काला कानून है इसको ख़त्म किया जाए, इस बिल को वापस लिया जाए। इस हवाले से मज़ीद जो इस वक्त की इतलात हैं उस हवाले से जो है वो अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि अभी जो है वो हमने हाई कोर्ट में भी जो है वो पिटीशन दायर की है। इस हवाले से हाई कोर्ट में भी जो है वो सुनवाई होगी, जिसके बाद जो है वो मज़ीद इस केस को जो है वो परसू किया जाएगा और अदालतों से ये उम्मीद है कि वो इस काले कानून को जो है वो ख़त्म कर देंगी, क्योंकि ये काले कानून से जो है वो मेयर के इंतखाब से लेकर जो दीगर वसाइल हैं वो आम आवाम से जो है। जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर चौथे रोज़ भी धरना जारी है। धरने के हवाले से हमें सज्जाद अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना के हवाले से अपडेट करें आपको। कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान में तेजी से फैलने लगी है। ओमिक्रॉन कराची में पंजे गाड़ने लगा। माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया। 10 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद शहर कायद में कुल तादाद 54 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में कमी आई तो नए वेरिएंट ने तशवीश फैला दी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मस्बत केसेस की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। मोहलिक वबा की 5वीं लहर का आगाज कराची से हो गया। शहर में 10 नए मरीज सामने आने के बाद मजमूई तादाद 54 हो गई। सूबाई महकमे सेहत के मुताबिक तमाम केसेस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए फैले। माहिरीन सेहत के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैलने लगा। नए वेरिएंट के फैलाव के बाद कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7% तक बढ़ गई, जबकि वैक्सीनेशन की शरह सिर्फ 40% है। उधर पंजाब में भी ओमिक्रॉन के 36 नए मरीज सामने आ गए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 117 हो गई। 33 मुतासिरीन का ताल्लुक लाहौर से है।
اسلام آباد میں بھی SOPs کی خلاف ورزی کے نتائج سامنے آ گئے. مزید 16 افراد میں نئے ویرینٹ کی تصدیق ہو گئی. متاثرین کی تعداد بڑھ کر 100 تک پہنچ گئی. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق متاثرہ افراد نے کرونا ویکسین کی ڈوز نہیں لگوائی تھی. محکمہ صحت نے کرونا کی 5ویں لہر کے پھیلاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے عوام سے ماسک پہننے، سماجی فاصلے کی پابندی کو برقرار رکھنے اور ویکسینیشن کی ہدایت کی ہے. ملک بھر سے لوگ ہمارے اسپتالوں میں علاج کے لیے آتے ہیں. ہمارے اسپتالوں میں مفت علاج ہو رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ صحت کارڈ PTI حکومت کی شعبہ صحت میں ناکامی کا اعتراف ہے. آج بھی ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ اومیکرون ویرینٹ سے بچنے کے لیے جو سب سے مؤثر، سب سے ایفیکٹو طریقہ ہے وہ یہ ماسک ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبہ سندھ کے اندر ہم نے 2.5 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحت کارڈ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے. یہ صحت کارڈ لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ PTI اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ پبلک سیکٹر اسپتالوں کو اپنی حکومت میں ٹھیک نہیں کر پائی ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ سندھ صحت کارڈ ایشو نہیں کر رہا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ صحت کارڈ کیوں ایشو نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ نے اپنے ہیلتھ کے نظام کو، سرکاری اسپتال کے نظام کو بہتر بنایا. ہمارے اسپتالوں میں مفت علاج ہو رہا ہے شہریوں کا. اور کورونا کی مہلک وبا نے امریکی دفاعی نظام میں بھی انٹری لے لی. امریکی سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. امریکی وزارت دفاع کے مطابق لوئڈ آسٹن میں وائرس کی شدید علامات نہیں پائی گئی ہیں. ویلکم بیک. 2021 سفارتی حوالے سے بہت اہم تھا. وزارت خارجہ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا پورا سال کوشش رہی افغانستان میں امن و استحکام ہو. یہ 2021 کا جو سال تھا، میں پہلے عرض کر چکا، ڈپلومیٹکلی انگیجنگ سال تھا. ہماری خواہش پورے سال میں یہ جستجو جاری رہی اور جاری رہے گی کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو. ہماری جستجو جاری رہی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے اس کو ہم مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہیں. پھر 2021 میں کچھ ایسے انیشیٹوز تھے جس میں وزیر اعظم نے اپنا کردار ادا کیا، جنہیں بین الاقوامی سطح پر وہ نمایاں بھی تھے اور انہیں پذیرائی بھی حاصل ہوئی. سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. عبداللہ حمدوک نے ایک ٹیلی ویژن خطبے میں خطاب کرتے ہوئے اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان کو جمہوریت کی طرف منتقل کرنے کے لیے ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے. سوڈانی فوج نے اکتوبر میں اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے عبداللہ حمدوک کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن نومبر میں اقتدار کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد انہیں بحال کر دیا گیا تھا. ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے امریکہ اور اسرائیل کو جنرل سلیمانی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ کر دیا. سلامتی کونسل میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ ایران کے اعلیٰ کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیلی حکومت کو ٹھہرائیں. ایران کی القدس بریگیڈ کے اعلیٰ ترین کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کی عہد کی تجدید کر دی. امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے زینب نے واضح کر دیا کہ ہم اس خون کو نہیں بھولیں گے. شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو امت مسلمہ کا سلام. گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ القدس بریگیڈ کے سربراہ کو امریکہ نے بغداد میں شہید کر دیا تھا. شہید کی بیٹی زینب سلیمانی نے عالمی جرم کا بدلہ لینے کا تجدید عہد کیا. 3 جنوری 2020 کو بزدلانہ حملے میں القدس بریگیڈ کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی ان کے عراقی ساتھی ابو مہدی المہندس شہید ہو گئے تھے. اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے قتل کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا تھا.
शहीद की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने इस मौके पर मजीद कहा कि बहुत जल्द गम के आंसू फतह की खुशी में बदल जाएंगे। इराक और इसके खित्ते के तमाम ममालिक अमरीकी हमला आवरों की गलाजत से पाक हो जाएंगे। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए ज़ैनब ने वाज़ेह किया कि हम इस खून को नहीं भूलेंगे। ये है तोहफा जिंदगी के लिए। हबीब ऑयल कंपनी की जानिब से एहसन इकदाम, इंडस अस्पताल को कैंसर शुदा बच्चों के लिए वार्ड डोनेट कर दिया गया। हबीब ऑयल लिमिटेड और इंडस अस्पताल इंतजामिया के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। कराची के मकामी होटल में तकरीब हुई जिसमें हबीब ऑयल कंपनी के MD मोइदुल हसन और इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी और दीगर शरीक हुए। तकरीब से खिताब में इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि हबीब ऑयल भी हमारे इस कार्य खैर में शामिल हो गया है। तकरीब से खिताब करते हुए हबीब ऑयल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोइदुल हसन ने कहा कि बच्चों के लिए कैंसर का वार्ड डोनेट करना खुशाइंद है। इंशाअल्लाह हबीब ऑयल आइंदा भी ऐसे इकदाम करेगा। बच्चों का कैंसर वार्ड इंडस में खुल रहा, बच्चों को दवाई ठीक करने के लिए। यही मकसद, तो और तो कुछ भी नहीं, इसमें कोई हिडन एजेंडा तो है नहीं। जस्ट अ प्लेन सिंपल चिल्ड्रंस कैंसर वार्ड बीइंग सेट अप एट इंडस। चिल्ड्रन कैंसर के लिए जो हबीब ऑयल में कर रहे हैं, पहले भी हमारे साथ ताउन जारी है, लेकिन अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके लिए एक वार्ड के लिए इनका डोनेशन आ रहा है। ये यकीनन चैलेंजेस इतने बड़े हैं, ये कोई भी हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। हम सबको मिल के इसको करना होगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, सबको मिल के काम करेंगे तो हम इस चैलेंजेस को करेंगे। तो हबीब ऑयल का एक अच्छा इक़दाम है। वेलकम बैक। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची के इलाके बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की टक्कर से एक बच्चे समेत 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं। जहां बहक होने वालों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां बहक होने वालों की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। खेलों के मैदान से आपको बताएं, पेशावर के क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल जूडो चैंपियनशिप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। बताइएगा नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर के क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है वो जोटो चैंपियनशिप के सनसनीखेज मुकाबले जारी है। मेरे साथ इस वक्त वापडा की बिनिश मौजूद है जिन्होंने जो है वो एक खिलाड़ी को शिकस्त दी है। जी बताइए, कितनी खुशी हो रही है, आपने जापान की खिलाड़ी को शिकस्त दिया है और आइंदा मुस्तकबिल में क्या इरादे? जी मैं बहुत खुशी हो रही है। ये मेरी जीत नहीं है, मेरी पूरी टीम की जीत है और आगे यही कहना चाहती हूँ कि आगे जो सैफ गेम आ रही है उसमें गोल्ड लेना चाहती हूँ। और इस तरह की इवेंट से कितना टैलेंट सामने आएगा? इस तरह के इवेंट से बहुत ज़्यादा चैलेंज सामने है, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी 2-3 साल से हम लोगों ने कोई गेम नहीं की। ये है कि जैसे शुरू हुआ है तो साथ ही हमारी ये गेम है 2020 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि ये हमेशा इसी तरह का टूर्नामेंट होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिनिश जो है वो अपनी जीत पर काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और बिनिश ने जो है वो इस जोटो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी निजात जापानी खिलाड़ी को जो है वो शिकस्त दी और इनका इरादा है कि वो सेफ गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करे और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।